प्रीलिम्स के एग्जाम में स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मेक और ब्रेक वाला विषय बना हुआ है। जो पहली बार एग्जाम दे रहा हो, प्रिपेयर करना चाह रहा हो, एनसीईआरटी की बेस पर मैथ और रीजनिंग को तैयार करने का प्रयास करें। पॉलिटी विषय हो गया, उसको स्टूडेंट्स किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एग्जाम हॉल में बैठने के बाद ही पता चलता है कि पेपर का लेवल कैसा है, कि उन सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाई जाए जिसको आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है। तैयारी में और मानसिकता में क्या डिफरेंस रहता है? तो एक वर्ग है जो लो कॉन्फिडेंस रहता है, एक वर्ग है जो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि किस सेक्टर में क्या हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी में नया क्या हो रहा है, बायो टेक्नोलॉजी में नया क्या हो रहा है, आईटी में नया क्या हो रहा है। कि जिस हिसाब से आरपीसी का पैटर्न बदल रहा है उस हिसाब से कट ऑफ जो नीचे जा रही है, टफनेस लेवल बढ़ रहा है, इस वजह से इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं ली जा सकती। वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था, आरएएस परीक्षा को शून्य से शिखर तक समझने के लिए हम आप सभी के लिए एक पॉडकास्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं। और उस वादे अनुसार आज हम आप सभी के सामने मौजूद हैं पॉडकास्ट सीरीज आरएएस एक परिचय सीजन फर्स्ट को लेकर। और आज आरएएस के प्रीलिम्स एग्जाम के बदलते हुए ट्रेंड पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र पटेल सर। भूपेंद्र सर जो कि उत्कर्ष क्लासेस में इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। सर को कई आरएएस मेंस और इंटरव्यूज़ देने का अनुभव है और उसके साथ सर ने यूपीएससी एग्जाम्स के भी मेंस के एग्ज़ाम को लिखा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, विशेषकर पिछली 2 बार से आरएएस के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का ट्रेंड आरपीएससी ने काफ़ी हद तक बदल दिया है। बिल्कुल। और इस बदलते हुए ट्रेंड में जब कट ऑफ का पता लगाना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो ऐसे में कोई स्टूडेंट को किस तरह से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए, विशेषकर जो लो हैंगिंग फ्रूट्स माने जाते हैं आरएएस के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग और इकोनॉमिक्स सर्वे, उस पर सर स्टूडेंट क्या करे? सर, इसके संदर्भ में 2 प्रकार से रणनीति बना सकते हैं। एक रणनीति उनके लिए जो सामान्यतः मैथ बैकग्राउंड्स के, एक रणनीति उनके लिए जिनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं रहा है। तो सामान्यतः जिनका बैकग्राउंड मैथ का रहा है तो उनके लिए सामान्यतः किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आरपीसी जिस लेवल से पूछ रही उस लेवल में उनके लिए तो बहुत ही आसान है। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। सेकंड बात इसमें यह है कि सबसे बड़ी बात है कि उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने सामान्यतः मैथ और रीजनिंग को सामान्यतः नहीं पढ़ा, वो सबसे पहले तैयार करने के लिए क्लास 9 और क्लास 10 की एनसीईआरटी की बेस पर मैथ और रीजनिंग को तैयार करने का प्रयास करें। और इकोनॉमी सर्वे और बजट के लिए सामान्यतः जब इनको पढ़ने का प्रयास करें तो इनके लिए ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड किया जाए और डाउनलोड करने के बाद में एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करने का प्रयास किया जाए। इसके साथ में जब करंट अफेयर तैयार करने की कोशिश करें तो डेली एक जो भी न्यूज़पेपर आता है उससे न्यूज़पेपर को कंटिन्यू पढ़ा जाए। और इसके साथ में जो एक मंथली मैगजीन है, किसी भी इंस्टीट्यूट की हो सकती है, जैसे हमारी तरफ से जो एक विशेष प्रकार की मैगजीन उपलब्ध करवाई जाती है, वो निश्चित रूप से पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो सर विशेषकर हमने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो कि मैथ साइंस बैकग्राउंड के हैं, 20 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में लगभग मैथ्स और साइंस के पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग को मिला ले तो 30 के आसपास का आंकड़ा हो जाता है। बिल्कुल सर। तो उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाता है अगर नॉन साइंस नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले मैथ्स को नहीं पढ़े। बिल्कुल। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नॉन मैथ्स वालों को थोड़ा सा इस एरिया में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सर। सर अगला मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि हम जगह जगह सुनते हैं कि प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आरएस। बिल्कुल तो सर एक स्टूडेंट जो पहली बार एग्जाम दे रहा हो, प्रिपेयर करना चाह रहा हो, वो करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर को फॉलो करता है, लेकिन न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आती है और सामान्यतः आपके साथ भी हुआ होगा, हम पहली बार जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल सर। तो सर ऐसी परिस्थिति में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के जिन पर विशेषकर स्टूडेंट जो है वो प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए न्यूज़पेपर पर फोकस करें? तो सबसे पहले टॉपिक का पता करने के लिए सबसे पहले तो ये करें कि जितने भी जो PYQ है उसके बेस पर एनालिसिस करें। और इसका एनालिसिस एक स्पष्ट रूप से उभर कर आता है कि जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अपॉइंटमेंट्स है और कमेटी से रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट करें क्या कि न केवल सिर्फ आरपीसी के द्वारा जो आयोजित करवाने वाले आरएस के पेपर हैं, आरएस के अलावा जितने भी जो एग्ज़ाम आरपीसी के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसमें जो करंट अफेयर पूछा जा रहा है उस बेस पर निरंतर प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। यानी कि सर स्पोर्ट्स, IR, नियुक्तियाँ, बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया आरएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो नॉन साइंस वालों को यहाँ पे भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सर अगला मेरा प्रश्न ये है कि स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि हम फैक्चुअल डाटा को याद करें या
कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के ऊपर जाएं। तो सर इस परिस्थिति में स्टूडेंट कैसे दोनों के बीच में एक संतुलन बनाए रख सकते? सर जिस प्रकार से आरपीसी अपने ट्रेंड्स को बदल रही है, इसमें न केवल आप कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर कर सकते हो और न केवल फैक्ट बेस पे जा सकते हो। आरपीसी के द्वारा वर्तमान में कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही फैक्ट पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे राज्य निवेश पोर्टल के बारे में पूछा गया, तो राज्य निवेश पोर्टल के बारे में आपको सामान्य जानकारी मिलेगी, लेकिन जब इसका एनालिसिस किया जाए कि सरकार के द्वारा क्यों लाया गया, तो इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक मिलेंगे। तो जब आप कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो कॉन्सेप्ट से ही फैक्ट आपके लिंक होते हैं। तो आप वर्तमान का जो दौर बदल रहा है, इस दौर में आप केवल फैक्ट के पीछे नहीं जा सकते हो, केवल कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं जा रहे हो। जो आप कह रहे हो जो पैटर्न बदल रहा है, उस पैटर्न के अंतर्गत जो फैक्ट है वो फैक्ट भी महत्वपूर्ण है और कॉन्सेप्ट भी महत्वपूर्ण है। यानी कि दोनों को साथ लेके चलना। बिल्कुल सर, कॉन्सेप्चुअल। बिल्कुल सर। सर अब एक विद्यार्थी के मनोस्थिति को समझने का प्रयास अगर किया जाए, तो जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो आरएस के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, जो कॉलेज में आए हैं, जो फाइनल ईयर में, जो 12th पास करके आया है और उसके लिए आरएस का एग्ज़ाम वो 0 लेवल से पढ़ना शुरू करना चाहता है, बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट को सर आरएस के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए लगभग कितना पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए? सबसे पहले तो आरएस की तैयारी इंटीग्रेटेड रूप में स्टार्ट करें। मान ले तो उन्होंने फाउंडेशन बेस के माध्यम से तैयारी को स्टार्ट किया है। आरपीसी की वैकेंसी जब अनाउंस हो जाए, उस दिन से लेकर जब तक आरपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाए, तब तक केवल प्रीलिम्स पढ़ता रहे। इसकी वजह ये है कि जिस हिसाब से आरपीसी का पैटर्न बदल रहा है, उस हिसाब से कट ऑफ जो नीचे जा रही है, टफनेस लेवल बढ़ रहा है, इस वजह से इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं ली जा सकती। तो इस वजह से जिस दिन वैकेंसी अनाउंस हो जाए, उस वैकेंसी के तहत ही आपको प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उससे पहले सामान्यतः आप मेंस की पूरी प्रिपरेशन रखें, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि प्री का एग्ज़ाम सर क्वालिफाइंग नेचर का, बिल्कुल सर। प्री को सिर्फ आपको पास करना है, प्री के जो मार्क्स हैं वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, बिल्कुल जरूरत है। तो मेन जो प्राइमरी उद्देश्य है किसी भी विद्यार्थी का, वो प्री में बस कट ऑफ से आगे रहने का रहना चाहिए। बिल्कुल सर। और जैसा कि आपने कहा, वैकेंसी जब से आरपीएससी अनाउंस करता है तभी से प्री फोकस्ड स्टूडेंट्स की तैयारी जो है वो होनी चाहिए। बिल्कुल सर मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स में जो थोड़े डिफिकल्ट आरपीएससी पिछले 2-3 बार से पूछना उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे ऊपर जो प्रश्न आता है, जो सब्जेक्ट आता है, वो है राजनीति या राज व्यवस्था, पॉलिटी। बिल्कुल सर। तो सर पॉलिटी विषय हो गया, उसको स्टूडेंट्स किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं प्रीलिम्स के ऊपर अगर फोकस करके पढ़े तो? सर सामान्यतः जिस प्रकार से आरपीसी के द्वारा जो बदलता हुआ दौर में जो पैटर्न फॉलो किया गया है, जैसे मैं अगर आप एग्जांपल बताना चाहूँ कि उन्होंने जेडीए के बारे में पूछा गया। बिल्कुल। और जब जेडीए के बारे में पूछा गया, सामान्य किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। तो जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर में जेडीए के बारे में अगर आया तो आपको उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो जब हिस्ट्री में जाने का प्रयास करते हैं, तब आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है जो पंचायती राज के, तो आपको पंचायती राज डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो जो एक तो बेसिक लेवल से पढ़े, उस बेसिक को उस करंट अफेयर के साथ में एडवांस लेवल तक ले जाने का प्रयास करें, ताकि आपका सब्जेक्ट सही ढंग से प्रिपेयर हो सकता है। अन्यथा बहुत ही पॉसिबल नहीं सर क्योंकि सिलेबस जो है आरएससी प्रीलिम्स का वो वेल डिफाइंड नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स आरपीएससी ने लिख के छोड़ रखे हैं। अभी स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितने डेप्थ तक उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप कहना चाह रहे हैं कि जो विश्वसनीय सोर्स हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे सरकारी वेबसाइट हो गई, अखबार हो गए, मैगजीन्स वगैरह हो गई, वहीं से स्टूडेंट्स को डायनामिक जो पोर्शन है उसको प्रिपेयर करना। बिल्कुल। तो सर अब अगर हम बात करें वो सब्जेक्ट की जो पिछले कुछ समय से प्रीलिम्स के एग्जाम में स्टूडेंट्स के लिए जो है वो मेक और ब्रेक वाला विषय बना हुआ है, जो कि है टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो सर टेक्नोलॉजी बहुत ही डिफिकल्ट आरपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया है प्रीलिम्स में। सिलेबस में जो बातें मेंस में सिलेबस में लिख रखी है उनको प्रीलिम्स में पूछना शुरू कर दिया। जैसे इस बार एक प्रश्न पूछा गया था IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सही बात। अगर सिलेबस देखा जाए तो वो मेंस में है, बट वो पूछा प्रीलिम्स में। तो इस बदलते परिवेश में एक स्टूडेंट जो नॉन साइंस बैकग्राउंड का आता है, जो आर्ट्स का या कॉमर्स के बैकग्राउंड का विद्यार्थी है, वो टेक्नोलॉजी को किस तरह से प्रिपेयर कर सकता है? तो सबसे पहले सर टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करने के लिए सिलेबस को एक बार अच्छे से रीड आउट किया जाए। फिर सिलेबस के अनुसार जो अचीवमेंट हो रहे हैं, जो नया जो रिसर्च आ रही है, उस प्रकार से अगर देखने का प्रयास किया जाए कि किस सेक्टर में क्या हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी में नया क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में नया क्या हो रहा है, आईटी में नया क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से जो नवाचार हो रहा है, तो उस नवाचार पे ज़्यादा फोकस किया जाए। सरकार की कौन सी पॉलिसी किसके रिगार्डिंग आए, तो उस पॉलिसी के तहत सामान्य पढ़ने का प्रयास किया जा सकता है। यानी कि टेक्नोलॉजी को करंट के साथ लिंक करके स्टूडेंट को बिल्कुल करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि भूपेंद्र सर बोल रहे हैं कि आपको सिलेबस को थॉरोली याद करना होगा, तभी आप आरएस के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सर
सारे के सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात होगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लो हैंगिंग फ्रूट्स है, मैथ्स रीजनिंग पे आपने बहुत अच्छे से समझाया विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। अब जब एक स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम हॉल में पहुंचता है और उसके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है, प्रश्न पत्र रखा जाता है, तो उन 3 घंटे और 10 मिनट में वो विद्यार्थी किस तरह से उस पेपर को अटेम्प्ट करे प्रीलिम्स को, कि जितना उसने पढ़ा है उसको वो पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सके, यानी कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए किसी भी स्टूडेंट के द्वारा आरएस के प्रीलिम्स को। जो पेपर को अटेंड करने का तरीका है, इसका सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम हॉल में जाना चाहते हो, उससे पहले खुद को प्रिपेयर करके जाइए, अर्थात टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप उसी इन्वायरमेंट को डेवलप कीजिए। अब आप डेवलप कैसे करेंगे? मान लेते कि आपके द्वारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन की गई, उस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आप ये मान के चलिए कि आरपीसी का ये एग्ज़ाम है, न कि टेस्ट सीरीज का एग्ज़ाम। आरपीसी के एग्ज़ाम को मानते हो उस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले के कॉन्फिडेंस रखना है। ये एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद ही पता चलता है कि पेपर का लेवल कैसा है, तो आपको वहाँ पर ये एनालिसिस करने का प्रयास करना पड़ेगा कि पेपर किस लेवल से पूछा गया। सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहले से टारगेट सेट करके जाते हैं मुझे कितने क्वेश्चन अटेंड किया जाए, लेकिन ये सामान्यतः वहीं जाके डिसाइड होता है कि कितने सवाल को अटेंड किया जाए और कितनों को अटेम्प्ट नहीं किया जाए, तो वहीं पे जाके ये डिसाइड करें। तो उसके बाद में ही सामान्य रणनीति बनाई जाए कि जो 100% करेक्ट है उनको सबसे पहले किया जाए, उसके बाद में जो 50% वाले जो डाउट वाले उनको भी अटेंड करने का 100% प्रयास करें। क्योंकि कैलकुलेशन के मेथड से देखा जाए कि अगर 50% में से 50% अगर आपके सही हो गए तो मैक्सिमम है कि आपको बेनिफिट होने वाला है। यानी कि सर आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि पहले से सोच के नहीं जाएं कि मैं कितने क्वेश्चंस, बिल्कुल सर, एग्जाम हॉल में पेपर के लेवल के आधार पर तय किया जाए। बिल्कुल। एक बार मैं विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी के लिए बता दूं, आरएस का प्रीलिम्स जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित पेपर होता है। 3 घंटे और 10 मिनट का आपको समय दिया जाता है। 150 प्रश्न आपके सामने रखे जाते हैं और 200 नंबर का आरएस के प्रीलिम्स का पेपर होता है। हर क्वेश्चन को गलत अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें प्रावधान है, जो कि हर प्रश्न का जो मैक्सिमम वेटेज है उसका 1/3 होता है। तो सर अब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में पहुंच गया, आपने कहा उसे एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि कितने प्रश्न उसको अटेंड करने चाहिए, और कट ऑफ वगैरह के बारे में पहले से सोच के नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर। एग्जाम का टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए आपने कहा विद्यार्थी को प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज वगैरह, बिल्कुल, टेस्ट वगैरह देने चाहिए और उनको उसी लेवल की सिंसियरिटी के साथ देना चाहिए जिस सिंसियरिटी से वह आरएस के प्रीलिम्स का एग्जाम देना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट नई चीज़ जो आरएस के एग्जाम में और राजस्थान के सभी बाकी एग्जाम्स में भी देखी गई है वो ये कि 5th ऑप्शन जो है वो भी दिया जाता है। बिल्कुल सर। तो सर ऐसे समय में जब 5th ऑप्शन है, आपको गोला करना अनिवार्य है, आप किसी भी OMR शीट में क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, तो ऐसे समय में टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन, कौन से क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ा जाए, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट किया जाए, ये स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर 5th ऑप्शन के रोल पर आपकी क्या विचार? आरपीसी के द्वारा जो 5th ऑप्शन दिया गया उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो सामान्यतः जिनका स्कोर बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन 5th ऑप्शन नहीं बढ़ने की वजह से उनको आउट कर दिया गया। इस बार हाँ, इस समय प्रीलिम्स के रिजल्ट में डाटा देख रहा था, लगभग 1600-1700 ऐसे विद्यार्थी थे जो 5th ऑप्शन जो है उसकी वजह से एलिमिनेट हो गए। हाँ बिल्कुल सर। तो इसमें सामान्यतः ध्यान में रखा जाए कि मान लेते हैं कि 150 क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका पेपर भले ही अटेम्प्ट नहीं हुआ है तो सबसे पहले ये ध्यान करें 10 मिनट पहले, 10 मिनट रहते हुए तो पेपर को पूरा करने का प्रयास कर ले। आप वो सबसे पहले बबल भर दे, उसके बाद में हो सकता है 3 से 4 प्रश्न ऐसे रखे, तो उस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि 5th ऑप्शन टाइम मैनेजमेंट को जो है हाँ बिल्कुल प्रभावित करता है। बिल्कुल सर 2 तरीके के विद्यार्थी हैं जो आरएस की परीक्षा में बैठते हैं। एक वो वर्ग है विद्यार्थियों का जो पहली बार आरएस के प्रीलिम्स के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल, उनकी मानसिकता अलग रहती। बिल्कुल सर। और एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स को काफ़ी बार दे चुके हैं, क्वालिफाई भी कर चुके हैं, मेंस भी दे चुके हैं और इंटरव्यू तक भी पहुँच चुके। बिल्कुल। कुछ लोग जो ऑलरेडी सर्विस में हैं लेकिन वो अपने रैंक को इम्प्रूव करने के लिए एग्जाम देते। तो सर इन 2 वर्ग के स्टूडेंट्स में तैयारी में और मानसिकता में क्या डिफरेंस रहता है, ये अगर आप एक बार हमारे स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहें। तो सबसे पहले जो बिगिनर होते हैं, बिगिनर में सामान्यतः एक डर समाया हुआ रहता है कि जो पहली बार देने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम कैसा रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं होता उनमें, और लो कॉन्फिडेंस की वजह से सामान्यतः वो कई बार आउट भी हो जाते हैं। और जो अनुभवी है वो ओवर कॉन्फिडेंस भी रहते हैं कई बार। तो एक वर्ग है जो लो कॉन्फिडेंस रहता है, एक वर्ग है जो ओवर कॉन्फिडेंस रहता है।
तो दोनों को सामान्यतः एक संयम बरतने की जरूरत है और इसके लिए निरंतर आपको पहले प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा। तो जिनका लो कॉन्फिडेंस रहता है वो सामान्यतः घबराए नहीं, वो प्रयास करें प्रैक्टिस के माध्यम से कि जो पेपर आ रहा है वो नया नहीं है, वो सामान्य ट्रेंड्स पे पेपर होते हैं। आपने जो टेस्ट सीरीज में पेपर लगाया उसी प्रकार से पूछा जा रहा है, तो उसी प्रकार को ध्यान में रखते हुए दोनों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। न तो ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में रहे, नहीं ज़्यादा मतलब घबराने की ज़रूरत है, यानी कि संतुलन बनाने। और जैसा कि सर ने कहा कि जब तक आप प्रीलिम्स के एग्जाम देने से पहले टेस्ट सीरीज को, मॉक टेस्ट को, प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों की जो अनफोर्स्ड एरर्स हैं, जो आते हुए क्वेश्चन हम गलत गोले भरने की वजह से जो रॉन्ग कर देते हैं, या फिर हड़बड़ाहट में, कन्फ्यूजन में, एंजाइटी में हम क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व का एक ही जो सर ने सॉल्यूशन दिया और वो है बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। बिल्कुल, चाहे आप पहली बार दे रहे हैं और चाहे आप 5वीं बार या 7वीं बार RS के प्रीलिम्स का एग्जाम दें। बिल्कुल सर। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 3 घंटे और 10 मिनट का समय RPSC देती है। 3 घंटे सामान्यतः दिए जाते थे, 10 मिनट अब एक्स्ट्रा दिए जाते हैं 5वें ऑप्शन के लिए। बिल्कुल सर। तो सर ऐसे समय में प्रीलिम्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं, रहे हैं, एग्जाम दिए हैं। हम लोगों ने देखा है स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट तो कोई एग्जाम दे रहा हो तो उसके सामने 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। कुछ क्वेश्चन होंगे जो उनको देखते ही जिनका उत्तर पता हो। हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैसा कि आपने पहले कहा जिसमें स्टूडेंट 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होगा, यानी कि 50-50 वाले क्वेश्चंस होंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में सुना नहीं होगा या ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। बिल्कुल। तो सर किस तरह से स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट करे और 3 घंटे में पूरे पेपर को ढंग से अटेंड कर पाए? देखो, पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका है। कुछ स्टूडेंट इसको 3 टाइप से पूरा करने का प्रयास करते हैं। पहली रणनीति के तहत जो उनको 100% करेक्ट आ रहा है केवल वही अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड के तहत जो 50-50 वाले उनको वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। और अगर इन दोनों को मिला के अगर आपका ठीक ठाक स्कोर हो जाता है अकॉर्डिंग पेपर, तो आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ जोन में चले जाते हो। और उसमें विशेष रूप से वो ध्यान में रखें मैथ और रीजनिंग पर, क्योंकि टाइम टेकिंग है। अगर आपको मैथ नहीं आ रही, रीजनिंग नहीं आ रही, तो उसमें ज़्यादा समय लगाने का प्रयास नहीं करें। और विशेष रूप से वो स्टूडेंट भी जैसे मैथ बैकग्राउंड है तो वो कई बार इस बात को ईगो पे ले लेते हैं कि मैं मैथ बैकग्राउंड का तो मुझे तो 100% आना चाहिए। कई बार हो सकता है कि प्रश्न में ही एरर हो, तो आपका वो सॉल्व नहीं होगा, 5 से 10 मिनट लेकर चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो रणनीति बनानी ये चाहिए कि आपको 100% जो आ रहा है उसको अटेंड करें। सेकंड के तहत जो आपको 50-50 आ रहा है उसमें रखें। और थर्ड के अंतर्गत दीदी आपका सेफ स्कोर में नहीं जाते हो तो आपको थर्ड स्टेप पे जाना चाहिए, अन्यथा जाने की जरूरत नहीं होती। यानी कि लो रिस्क तरीके से हाँ, लो रिस्क अटेम्प्ट करना चाहिए। और जैसा कि सर ने पहले भी कहा है कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं और पेपर का लेवल अगर आप तैयारी करके पहुंचे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा पेपर इजी आया है या पेपर डिफिकल्ट आया है, और उसी लेवल के अकॉर्डिंग आपको अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को डिसाइड करना है। बिल्कुल। तो सर पहले से आप सोच के नहीं जा। हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि सर काफ़ी बार हमने देखा भी है, सुना भी है कि स्टूडेंट्स पहले ही तय कर लेते हैं हमको 120 क्वेश्चन तो करने ही है, कोई सोच के जाता है 135 तो करने ही है, जो कि एक गलत तरीका है। हाँ बिल्कुल सर। अब मेरा आपसे प्रश्न है, RS का एग्ज़ाम हुआ, स्पेशली जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट्स है उसमें पूछते हैं, मन में क्वेश्चन रहता है कि सर इन एग्जाम्स में PYQs यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल, जो विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं RS की, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका क्या रोल? हमने देखा है कि RS जैसे एग्जाम में PYQs डायरेक्ट पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो सर ऐसी परिस्थिति में PYQs का क्या रोल रहता है, और कोई स्टूडेंट हो जो अटेम्प्ट करना चाह रहा हो प्रीलिम्स का एग्जाम, वो कितना पीछे जाके PYQs को अटेम्प्ट करे? अगर RPC के पर्टिकुलर RS एग्ज़ाम के बारे में अगर बात की जाए तो 2012 से पहले पैटर्न बिल्कुल अलग था। 2012 के बाद में जो भी पैटर्न हो रहा है उसमें बदलाव आ रहा है। विशेष रूप से 2021 का, 2023 का और 2024 का RS प्रीलिम्स का पेपर है। तो मुख्यतः इन्हीं 3 पेपर को एनालिसिस किया जाए और इस एनालिसिस के दौर में ये ध्यान में रखा जाए कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड कौन सा सवाल पूछा गया। अब RPC इसमें क्या करी कि जिस टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया और जो ऑप्शन फ्रेम किए गए नेक्स्ट टाइम में उसी ऑप्शन से वो क्वेश्चंस बना लेते हैं। बिल्कुल। तो आप जब PYQ करने का प्रयास करें तो PYQ का मतलब केवल इतना नहीं कि ये सवाल आ गया, ये मुझे आ रहा है। तो आप जब प्रयास करते हैं तो उस PYQ के इर्द गिर्द जो भी जानकारी है उसको विस्तृत रूप से डिटेल में करने का प्रयास करना चाहिए। बिना PYQ आप सामान्यतः RS को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। यानी कि एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन समझ के पेपर को जो है वो PYQs को देखना चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए। सर आप इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल। आपको 8 वर्षों से अधिक का अनुभव है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट RS के एग्जाम में पढ़ाने का।
तो सर मेरा आपसे एक प्रश्न है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट भी रहता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हैं वो डरते भी हैं कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिल्कुल उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो सर इसको लेके मेरे आपसे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या केवल राजस्थान के बजट और राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे को ही तैयार करके जाया जाए प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर राजस्थान के साथ साथ इंडिया के बजट और सर्वे को भी पढ़ना हो तो कितना समय दोनों को दिया जाए, क्योंकि दोनों बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट हैं, बहुत लंबा चौड़ा इनके ऊपर कंटेंट रहता है। तो सर विशेषकर पहले अगर आप राजस्थान के बजट और सर्वे के ऊपर बताना चाहें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए स्टूडेंट। सबसे पहले सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बजट और सर्वे सरकार के द्वारा रिलीज़ किया गया, ये आरएस के एग्जाम के लिए नहीं किया गया। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी सर्वे में दे रहेगा केवल वही टॉपिक आपको प्रिपेयर करने, यानी कि पूरा बजट और सर्वे रखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल पूरा बजट और सर्वे आपके लिए निकाला नहीं गया, वो राजस्थान गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से निकाला है। बिल्कुल। तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करना, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैं ये बात अगर कहना चाहूँ कि 2021 से पहले अगर आरपीसी के द्वारा जो आरएस के एग्जाम में पूछा जा रहा तो वो केवल इकोनॉमी सर्वे पूछा जा रहा, लेकिन जो इस बार के जो एग्जाम हुए इसमें बजट भी इतना ही इंपॉर्टेंट हो गया, तो आपको बजट और सर्वे को दोनों को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तीसरा कि बजट और सर्वे का आप लेवल कैसा पता करोगे, तो 2024 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, अगर इसमें इसके माध्यम से अगर देखने का प्रयास करें तो आरपीसी दिनों दिन सर्वे के लेवल को बढ़ा रही है और बजट के लेवल को बढ़ा रही है। बहुत ही माइनर फैक्ट को बड़े डिटेल में पूछने का प्रयास कर रही है। तो करे क्या, तो सबसे पहले पीवाईक्यू को देखें और उसी पीवाईक्यू के साथ में जो आपका सिलेबस, उस सिलेबस को देखने का प्रयास करें और उसके माध्यम से एमसीक्यू के माध्यम से इसको रिपीट करने का प्रयास करें ताकि आप बेहतर ढंग से उसको कर सकते हैं। यानी कि बजट और सर्वे पढ़ने के लिए जैसा कि भूपेंद्र सर ने कहा कि सर्वे और बजट जो है वो एग्जाम का डॉक्यूमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट ने अपने नीति निर्माण के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को निकाला है, लेकिन उसमें कुछ काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो हमारे सिलेबस में दिखेंगे आपको आरएस की, तो उन टॉपिक्स को विशेषकर अच्छे से प्रिपेयर किया जाए। बिल्कुल सर। अब एक प्रश्न जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है आरएस के प्रीलिम्स के एग्जाम को लेकर विशेषकर, वो ये कि आरपीएससी ने पिछले 2-3 बार से देखा गया है, 2012 के बाद से जैसा आपने कहा ट्रेंड चेंज हुआ, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023 और 2024 6 ही एग्जाम्स कंडक्ट हुए। बिल्कुल। विशेषकर पिछले 2 पेपर में 2023 और 2024 के प्रीलिम्स में आरपीएससी ने सरकारी योजनाएं और सरकारी नीतियों पर विशेष प्रश्न पूछे। बिल्कुल। और अगर मैं गलत नहीं हूं सर तो सरकारी योजनाओं और नीतियों पर काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे, हाँ, डिटेल में सवाल पूछे गए। तो सर सरकारी योजनाओं और नीतियों को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाए प्रीलिम्स के एग्जाम में ध्यान में रखते हो। सर सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आरपीसी के द्वारा वर्तमान में यूपीसी के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है और यूपीसी जो ब्यूरोक्रेट वो बना रही है जो सामान्य समस्या का समाधान कर सके और सरकार के बारे में विस्तृत जानकारी रख सके। आरपीसी ये जान रही है, ये प्रयास कर रही है स्टूडेंट में जानने का प्रयास कि हम जिसको मतलब सेलेक्ट करने वाले वो राजस्थान के बारे में कितना डिटेल से जानता है, और उसको परखने का एक सबसे अच्छा तरीका है जो वर्तमान में राजस्थान सरकार कर रही है विशेष रूप से योजनाओं के माध्यम से, उन योजनाओं के माध्यम से वो ये प्रयास कर रही है कि स्टूडेंट कितना जान पा रहा है। तो आपको सामान्यतः योजनाएं प्रिपेयर करने के लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना चाहिए और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर उन योजनाओं को डिटेल से वहाँ पे से प्रिपेयर करने का प्रयास करना चाहिए। यानी फिर वही चीज़ कि आप क्रेडिबल सोर्सेज यानी कि जो विश्वसनीय स्रोत हैं पढ़ने के, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, उनके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस करें और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से प्रिपेयर करें। तो सर लास्ट प्रश्न मेरा आपसे, अगर कोई स्टूडेंट पहली बार आरएस के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहता है और उस तैयारी को अगर हम समयबद्ध करना चाहें यानी कि 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, तो कोई स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर में है, साथ साथ उसका कॉलेज भी चल रहा है, कोई स्टूडेंट है जो वर्क या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, विद्यार्थी नहीं होकर कोई साथ साथ नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट में कर रहा है, कोई दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है, ऐसे लोगों को एग्जाम कंडक्ट होने से एग्जैक्टली कितने दिन या कितने महीनों पहले प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? सर ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर ये है कि आप किस क्वालिटी के साथ पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे। बिल्कुल। सेकंड, आपका बैकग्राउंड क्या है। जैसे यदि आप मैथ बैकग्राउंड से हो तो आपका सामान्यतः मैथ और रीजनिंग पहले से प्रिपेयर है। थर्ड बात कि आपका कॉलेज किस लेवल का है, आपने कॉलेज के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। मान लेते आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं। और इसके बावजूद यदि आप एक सामान्य स्टूडेंट हैं तो
प्रयास ये करें कि क्वालिटी के साथ में 4 से 5 घंटे पढ़ने का प्रयास करें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि आप सिलेबस को डाउनलोड करें और PYQ को डाउनलोड करें, इनका एनालिसिस करें। एनालिसिस करके सामान्यतः जैसा कि डिस्कस किया कि उन सब्जेक्ट की एक लिस्ट बनाई जाए जिसको आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है, जैसे करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, साइंस, टेक, कुछ ऐसे लिस्ट बनाई जा सकती है और उसके माध्यम से प्रिपेयर करने का प्रयास करें तो 4 से 5 महीने सफिशिएंट होता है, जो आसान रहता है। यानी कि अगर आप पहली बार RS के प्रीलिम्स की परीक्षा लिख रहे हैं और चाहे आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं यानी कि जॉब कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में चाहे प्राइवेट सेक्टर में, और आप रेगुलरली अगर डेली 4 से 5 घंटे क्वालिटी स्टडीज़ को दे सकते हैं, तो भूपेंद्र सर ने जैसे कहा 4 से 5 महीने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की डेट से पहले अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे RS के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के। तो ये थे हमारे साथ इकोनॉमिक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भूपेंद्र पटेल सर। सर ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव को साझा किया और विशेषकर वो विद्यार्थी जो RS के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को लेकर कंफ्यूज्ड है, कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कितने समय पहले पढ़ा जाए, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाए, PYQs की क्या भूमिका रहती है, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उनको कब से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, सरकार की योजनाएं, इसके साथ साथ परीक्षा हॉल में जब आप पहुंच जाते हैं तो टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, 3 घंटे 10 मिनट का जो समय आपको दिया गया है, 5th ऑप्शन का जो रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, और सर ने कहा एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। उस पर आपको अपने अनुभव को साझा करके RS की तैयारी को एक नई पहचान। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।